जी। शुरू अ, जी। अ, राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा आयोजित इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। साल 2020 का ये आखिरी रविवार है, या ये कहूं कि इस मनहूस साल की विदाई का रविवार है। आज जो है चचा गालिब का भी जन्मदिन है, और मेरे ख्याल से इस एरा के लिए, जो प्रगतिशील लेखकों के लिए सबसे पहली जो मशाल लेके बढ़े, वो अपने शेरों, अपनी गज़लों और अपनी नज़्मों के द्वारा गालिब थे। और लेकिन फिर भी मैं अब तक उस ब्राह्मण को ढूँढ रहा हूँ, जिसने ये कहा था पिछले साल कि ये साल अच्छा है। बेहद एक मनहूस साल की विदाई हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत के साथ-साथ हमारी जो कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में जिस किस्म की क्षतियाँ हमने देखी हैं, जिस किस्म के नुकसान इस कोविड के दौर में हमने अभी पिछले कुछ महीनों में देखे हैं, तो ये साल शायद उस मकाम का उस उतना अच्छा साल नहीं रहा। हाँ, एक उम्मीद ज़रूर है कि शायद अगला साल जो है, जिसके मुहाने पे हम खड़े हैं, 2021 का, वो साल कुछ बेहतर हो, इससे तो कम से कम बहुत बेहतर हो। और साल के शुरुआत में पीएलएफ आपके लिए लेके आ रहा है ऑनलाइन फेस्टिवल हर साल की तरह, लेकिन इस बार उसका मिजाज थोड़ा-सा बदला हुआ है। और जो उसकी तारीखें हैं, 7 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख फरवरी की, जो 6 शनिवार और रविवार हैं, उसको वो फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। और उसी के बारे में आपने शुरुआत में जो एक प्रोमो था उसका वो देखा, हालाँकि उसमें आवाज़ नहीं थी। वो शायद इस बात की भी एक तरफ इशारा है कि कितना खामोशी भरा साल ये 2020 हमारे लिए रहा है। पर उम्मीद है कि 2021 हम सबके लिए पहले से बहुत बेहतर साल होगा, बहुत सी उम्मीदों भरा साल होगा, बहुत सा नई आशाओं के साथ हम इस साल में प्रवेश कर रहे हैं कि जिस मनहूस दौर से हम निकल रहे हैं, गुज़र रहे हैं, शायद कहीं उसका खात्मा इस साल की अकाउंट बुक्स के साथ हो। तो बात इस बार जो है, हम जिस तरह से ये साल का आखिरी रविवार है, उसी तरह से जो हमने ये प्रलेस की एक श्रृंखला शुरू की हर रविवार की सभा में, जिसमें कि संगीत के सफ़र की ये चौथी कड़ी है। तो इस साल के आखिरी रविवार के साथ इसकी भी यहाँ पर ये आखिरी कड़ी है। और पिछली 3 कड़ियों में आप लोग साथ आए और हमने बहुत से भूले हुए नामों को याद किया। राजस्थान के संगीत का जो दायरा है, जो उसके इतिहास से लेके आज तक, मॉडर्न एरा तक, जितना बड़ा उसका जो दायरा है, उसको 3-4 कड़ियों में समेटना बहुत मुश्किल है। और हमने उसकी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब भी रहे। क्योंकि आज भी हम बात करेंगे कुछ भूले हुए नामों की, लेकिन फिर भी बात कुछ अधूरी रह जाए। लेकिन फिर भी इस बात का पूरा यकीन है कि जिस तरह से हमने जो एक राजस्थान के संगीत के इतिहास को, उसका जो लोक संगीत है, उसका जो शास्त्रीय संगीत है, और आधुनिक दौर में जो लोकप्रिय फ़िल्म संगीत है, उस तरह किस तरह से राजस्थान का एक कंट्रीब्यूशन रहा है। राजस्थान में किस तरह से उसका एक किस तरह से उसको एक महत्व दिया गया, हमारी जन संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस पे हमने बात की। हमने बात देखिए शुरू की थी मीरा से, और मीरा के देश में हम हैं, जो कि अपने दौर की पहली जो है गायिका और गीतकार दोनों रहीं, और विद्रोही स्वर भी रहे। उनके तेवर जो थे, वो एक विद्रोही तेवर लिए हुए एक कलाकार रहीं, जो इस पूरे दौर के लिए एक
फ्लैग बियरर उनको कह सकते हैं। और उसके बाद हमने कुछ पुराने भूले हुए ऐतिहासिक नामों की ज़िक्र किया, जिसमें एक थे उस्ताद अलादिया खां। और ये इतना बड़ा नाम था कि उनको अपने दौर का तानसेन कहा गया और उनको संगीत सम्राट की उपाधि भी दी गई और माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक की भी उपाधि उनको पूरे भारत में दी गई। और उनकी भी हमने बात की। अब पिछली बार जब हमने उनकी बात की थी तब हमने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की थी, पर आज के दिन की शुरुआत हम एक बहुत ही रेयर रिकॉर्डिंग के साथ कर रहे हैं, जो उस्ताद अलादिया खान साहब की एकमात्र रिकॉर्डिंग है। 1904 में बम्बई वो राजस्थान से बम्बई गए थे। हालांकि राजस्थान में 1855 में उस्ताद अलादिया खान साहब का जन्म हुआ था और उसके बाद जो उनकी एक सांगीतिक यात्रा रही कि वो टोंक के उनियारा जिले में पले बड़े हुए, वहाँ संगीत सीखा, फिर बूंदी गए, बूंदी से उदयपुर गए, उदयपुर से जयपुर गए और इतने उनकी जो प्रतिभा थी इतनी ज़बरदस्त थी कि वो जहाँ पे भी जाते थे वहाँ उनको एक तरह से रोक लिया जाता था, रख लिया जाता था। लेकिन 1904 के आसपास वो राजस्थान के बाहर निकले और महाराष्ट्र पहुंचे, बंबई के महाराजा के पास गए, वहां से उनको कोल्हापुर में निमंत्रण मिला और जो भारतीय संगीत सभा थी वहां पे उनको संगीत सम्राट का और माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक का टाइटल भी दिया गया। तो आज की शुरुआत, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत उस एकमात्र रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं जो 1904-5 के आसपास की है, बंबई या कोल्हापुर की है। और ये सिलेंडर पे उन दिनों ये रिकॉर्ड हुआ करते थे, बिल्कुल शुरुआती दौर था और ये एकमात्र रिकॉर्डिंग है। और ये हमें जो विंटेज म्यूजिक के एक धरोहर को संभालने वाले हमारे एक शख्स हैं अमरनाथ शर्मा जी, उनके द्वारा प्राप्त हुई है। तो इस रिकॉर्डिंग से हम आज का शुरुआत करते हैं। और ये बेहद एक बेहद जरूरी दस्तावेज है हमारे समय का। और देखिए हमने उस दिन पहले एपिसोड में क्या कहा था कि हमने मीरा को नहीं देखा, हमने कबीर को नहीं देखा, हमने खुसरो को नहीं देखा, लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री ने कम से कम हमें इतनी सहूलियत दी, हमें इतनी फैसिलिटी दी कि 1900 के दौर में जब ये तकनीक का दौर हमारे साथ आया तो उसने कहीं ना कहीं आवाजों को सहेजना शुरू किया। और इस एक बेहद रेयर रिकॉर्डिंग में हम उस्ताद अलादिया खान साहब की रिकॉर्डिंग को सहेज पाए, उनकी आवाज को सहेज पाए। हालांकि एक थोड़ी सी शिकायत हमारी ये हो सकती है कि ये 1904 की रिकॉर्डिंग है, तो 1904 में जिस तरह की टेक्नोलॉजी थी, जिस तरह का हमारे पास उस समय के संयंत्र थे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। फिर भी उनके द्वारा गाई हुई इस ठुमरी का हम यहाँ पर एक आनंद ले सकते हैं और सोच सकते हैं कि वो किस किस्म के कितने बड़े संगीतकार थे और गीतकार थे और गायक थे। सॉरी, तो यहाँ सर ये स्क्रीन को ऐड कर दें, प्रेम जी स्क्रीन को ऐड कर दें। Of the inimitable Ustad Aladia Khan. Let us unveil this melodious proof of the great Ustad's voice.
तो ये जो रिकॉर्डिंग है of the inimitable ये एक बेका ग्रैंड रिकॉर्ड्स हुआ करते थे जर्मनी के, उस पे अभी तक बचा के रखी गई है। 1904 या 5 के आसपास की रिकॉर्डिंग है, करीब देखिए 116 साल हो गए। तो ये तकनीक ने हमें कम से कम एक इतना तो एक बहुत बड़ा काम किया है कि इन आवाज़ों को हम सहेज पाए। और अलादिया साहब की एक रिकॉर्डिंग है, Ustad Aladia Khan. Let us unveil this melodious proof of the great Ustad's voice. अब ये जो उस्ताद साहब थे, अलादिया साहब, तो एक मैं इनकी आपको तस्वीर भी यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप इसको शेयर कर सकते हैं प्रेम जी? हाँ, तो जो उस्ताद साहब थे, जैसे मैंने आपको बताया 1855 में इनका टोंक में उनियारा में जन्म हुआ था। अब क्योंकि हमारी ये आज एक आखिरी कड़ी है इस कार्यक्रम की, इस श्रृंखला की, तो कोशिश हमारी कहीं ये भी रहेगी कुछ सवाल जवाब की। आप सबकी भी प्रतिक्रियाएं उसमें स्वागत योग्य हैं कि इतने बड़े कलाकार जिनको कि तानसेन माना जाता था, पूरे भारत में संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी, राजस्थान ने क्यों भुला दिया इन्हें? हमने अपनी विरासत को संभाल के क्यों नहीं रखा? इतना बड़ा नाम। और ये देखिए, एक बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अलादिया साहब जो थे, जब राजस्थान छोड़कर महाराष्ट्र गए, पहले बंबई और फिर कोल्हापुर, तो कोल्हापुर में आज भी वो जो वहाँ पे नगर पालिका का एक चौक है, उसका नाम अलादिया खां के साहब के नाम पे रखा गया है। अलादिया खां चौक उसे आज भी कहा जाता है। पर राजस्थान में इस तरह का कोई स्मारक नहीं है। महाराष्ट्र ने उनको वो रिस्पेक्ट दिया, महाराष्ट्र ने उनको वो उस तरह का आदर दिया, कोल्हापुर ने, बंबई ने, लेकिन राजस्थान ने कहीं हमारा जो एक लेजेंड था, म्यूजिकल लेजेंड, उसको कहीं भुला दिया। ये जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई, इसके पीछे जो है उनकी कला की गहराई में पहुंचने का इसका उद्देश्य नहीं था, सिर्फ हमारे पास उनकी एक याद थी। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग किसी भी तरह से उनकी कला की गहराई को माप नहीं सकती या उसका हमें एक अंदाज़ा नहीं दे सकती कि ये कितनी गहराई की थी। उनकी गायकी की जो लोच थी, उनकी वादन के लिए भी प्रिय थे और लोकप्रिय थे, और इसके अलावा बहुत से उन्होंने लेजेंड्स को अपने यहाँ ट्रेन किया क्लासिकल म्यूजिक में। जो महाराष्ट्र के खासकर लेजेंड्स थे 40s 50s 60s के, वो अलादिया साहब के पास सीखे हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी देन ये भी रही कि उन्होंने बहुत से लोगों को, क्लासिकल लेजेंड्स को हमारे दौर के ट्रेन भी किया। तो 40s में फिर इनका देहांत हुआ। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ इनको उस तरह से याद नहीं किया जाता, जबकि जिंदगी के जो इनके पहले 25-26 साल थे वो राजस्थान में गुजरे, और उसके बाद फिर वो राजस्थान छोड़ के वो चले गए, क्योंकि उनको शायद यहाँ उस किस्म का आदर उस दौर में भी नहीं मिला, या वहाँ के जो राजा महाराजा थे कोल्हापुर, बंबई, कोल्हापुर, वहाँ पे जाकर वो बसे। पर राजस्थान ने कहीं उन्हें भुला दिया। उनके नाम से हम शायद उतने वाकिफ नहीं हैं जितने बड़े वो कलाकार रहे, और भारतीय संगीत में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इमेंस है। तो हम बात आज यहाँ से इसलिए शुरू की कि उनकी एक रिकॉर्डिंग हमें अमरनाथ शर्मा जी के द्वारा मिली। तो मुझे लगा, क्योंकि हमने बात हमारी पहले एपिसोड में शुरू वहीं से की थी, तो कहीं आखिरी एपिसोड में उस रिकॉर्डिंग को सुना जाए, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए। और अब हम क्योंकि हमारे कार्यक्रम का जो एक श्रृंखला का जो एक उद्देश्य रहा है कि हम राजस्थान संगीत के सफ़र से जुड़े हुए भूले हुए नामों को याद करें, तो हमने देखिए इस यात्रा में अभी तक अलादिया साहब को याद किया, डागर साहब को, बहराम खान डागर साहब को याद किया, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इमेंस है। फिर पहली जो कड़ी थी हमारी, खेमचंद प्रकाश जी को याद किया हमने। उसके बाद
पंडित शिवराम को याद किया, जमाल सेन जी को याद किया, भरत व्यास जी को याद किया। तो जितने ऐसे नाम हैं जिनका की कंट्रीब्यूशन तो बहुत सिग्निफिकेंट है। के महावीर को हमने याद किया अपनी इस यात्रा में, जुगल किशोर तिलकराज को याद किया। ये सब वो नाम हैं जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं और कम से कम जो आधुनिक संगीत है और लोकप्रिय संगीत है उसकी बागडोर कहीं इनके हाथ में रही। और इसके अलावा हमने राजस्थान की जो एक सीनिक ब्यूटी है उसको हमारी फिल्मों ने किस तरह से कैप्चर किया उसकी भी हमने एक झलक देखी थी। तो आज हम उसको एक रिवाइंड कर लेते हैं ताकि हमारी पुरानी यात्रा की एक छोटी सी झलक हम फिर से देख पाएं। तो एक झलक मैं आपको फिर उसके बाद हम आज के भूले हुए नाम का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक छोटी सी हमने कुछ म्यूजिकल क्लिप थी, पिछली बार उसको एक क्विज की तरह से देखा था, लेकिन आज हम केवल उस राजस्थान को किस तरह से हमारे विजुअल मीडियम ने डॉक्यूमेंट किया है, खासकर जो सबसे लोकप्रिय मीडियम है पिछले 90 साल का, हमारी फिल्मों ने किस तरह से डॉक्यूमेंट किया है। क्योंकि शायद आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जुड़ाव जो है हम लोगों का, जिस तरह से जो कनेक्ट है वो शायद इसी मीडियम के थ्रू है। तो एक छोटी सी झलक उसकी भी हम दोबारा देख लेते हैं। प्रेम जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। लागा रे जल लागा, बरसा रे जल बरसा, जमी की गोद भरी लागे हरी, कलसी भरी और ताल भरे दिल में समा के कहीं हमें दगा तो नहीं दोगे, अपना बना के रामनिवास बाग समा के। दिल में सोचो लाख बातें पर ज़ुबान तक आती नहीं। दिल में सोचो लाख बातें पर ज़ुबान तक आती नहीं। बिन कहे ये 1960 का जयपुर है, रामनिवास बाग और उसके आसपास का। हम जानते हैं ये लगी छुपती है कहीं। देखो मेरा जिया न कर पाओ, दिल को चुरा के प्यार जता के। हमें तेरी नजर ने है लूटा, कुछ शर्मा के कुछ घबरा के। रिश्तों की नगरी में मैं आ गया हूँ, मैं आ गया ये 1960 का उदयपुर है। हूँ। ये रानाइया देख चकरा गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। अरे वहाँ लगा है यहाँ कोई मेला, तो फिर इस तरह मैं फिरूं क्यों अकेला। मैं झूले पे बैठूंगा, चूसूंगा गन्ना, किसी का तो हूँ मैं कि हरियाणा बनना। ओ भैया जियो ये दुवन्नी संभालो, चलो मामा उतरो, मुझे बैठने दो फरिश्तों की नगरी में मैं। ये फतेहपुर शेखावटी है।
नैना लगे रे जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लगे रे पिया तो से नैना लगे रे। पिया तो से नैना लगे रे, नैना लगे रे जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लगे रे पिया तो से नैना लगे रे। भारतीय लोक कला मंडल तो ये एक बहुत छोटी सी झलक थी राजस्थान को जिस तरह से हमारे इस लोकप्रिय माध्यम ने, सिनेमा के माध्यम ने कैप्चर किया है। एक बहुत छोटी सी बात यहाँ और जोड़ना चाहूँगा। अमूमन ये प्रगतिशील लेखक संघ का ये मंच है और यहाँ पर फ़िल्मी गीतों को शायद उतनी तरजीह नहीं दी जाती, उतना वो उसका स्टेचर कहीं एक साहित्य से कमतर आंका जाता है। मगर आप ये देखिए कि जिस विधा को, जिस माध्यम को साहिर, शैलेंद्र, मजरूह जैसे लोगों ने अपनी कला से विकसित किया और उसको एक अलग नया रंग दिया, एक अलग नई क्वालिटी दी, जिन्होंने कि फ़िल्मी गीतों के लेवल को एक अपग्रेड करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। साहित्य के स्तर तक पहुँचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था और इसमें से बहुत से लोग प्रलेस से जुड़े हुए भी रहे जो शुरुआती दौर में। तो कहीं हम साहित्य के मंच पर सिनेमा या उसके गीतों को कमतर नहीं आंक सकते और ये भी देखते हुए कि 2016 का जो नोबेल साहित्य पुरस्कार था, वो बॉब डायलन को दिया गया उनके गीतों के लिए। तो ये जो गीतों का जो एक विधा है गीतों की, उसको किसी भी तरह से हम एक लोकप्रिय विधा जरूर है, लेकिन साहित्य का निश्चित रूप से एक हिस्सा है और कम से कम साहिर, कैफी, मजरूह और शैलेंद्र जैसे लोगों ने इसको साहित्य के रूप में या साहित्य के रूप में याद किए जाने योग्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसलिए कहीं मेरा ये मानना है कि फ़िल्मी गीत किसी भी तरह से साहित्य से कम नहीं है और इस मंच पे निश्चित रूप से उनका हक बनता है कि उनकी बात की जाए। तो आज हमने देखिए इतने सारे नामों की बात की, इतने सारे लोगों की बात की, पर हमने शुरू किया था सिनेमा में खेमचंद प्रकाश से, जो कि अपने ज़माने के लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर थे और बहुत बड़े लेजेंड थे, इसलिए भी कि उनका जो सिनेमा को और हमारी जो जन संस्कृति को योगदान है, उसमें बहुत बड़े योगदानों में ना सिर्फ उनका यादगार संगीत है, बल्कि उन्होंने जिस तरह से किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मन्ना डे जैसे टैलेंट हमको दिए, उनको नर्चर किया, जिन्होंने कि पिछले 70 सालों में हमारी ज़िंदगी को किसी तरह से खुशनुमा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उनको सामने लाने में, उनको नर्चर करने में खेमचंद प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान था। खेमचंद प्रकाश की हम बात विस्तार से अपने पहले एपिसोड में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनके एक और शिष्य की, जिनको उन्होंने नर्चर किया और जिनको हम कहीं भूल गए। हालांकि प्रलेस के मंच पे भी और बहुत सारे मंचों पे हम उनको अमूमन याद करते रहते हैं। कम से कम इतना योगदान प्रलेस का है कि उन्होंने दान सिंह जी का नाम हमें भूलने नहीं दिया है, और खासकर ईश मधु जी का, क्योंकि जिस तरह से गुमनामी के दौर से वो सन 99 के आसपास उनको वापस खबरों में लाए, और ये वो दौर था जब लोग अमूमन दान सिंह जी को जानते थे, उनके संगीत को जानते थे, पर उनका सवाल ये होता था कि क्या वो अभी भी जिंदा है। अधिकतर लोगों का ये मानना था कि दान सिंह जी मर गए हैं, गुजर गए हैं, क्योंकि हमारा जो कोई भी मीडिया है, जर्नलिज्म है,
कोई भी किताबें हैं, कोई भी टीवी है, उनके बारे में बात नहीं करता। जबकि उन्होंने इतने अपने कम छोटे से करियर में इतने यादगार गीत दिए कि उनको भूल पाना नामुमकिन है। तो हम उनकी कई बातें कर चुके हैं, बहुत सारी बातें बहुत बार कर चुके हैं। आज कोशिश रहेगी कि कुछ अलग उनकी हम बातें करें और कुछ और यादें, कुछ व्यक्तिगत यादें भी हैं दान सिंह जी से जुड़ी हुई, क्योंकि उनसे मिलने का करीब 10-12 साल के लिए बहुत सौभाग्य रहा। बहुत बार उनके साथ समय गुज़रा, बहुत सारा अच्छा समय गुज़रा। इसलिए उनको याद करना वैसे भी एक किस्म का आशीर्वाद था उनका हमेशा। और ख़ासकर जो राजस्थान के जो नई पीढ़ी के जो इस लोकप्रिय विधाओं के जो इस समय जो जिन लोगों ने ध्वज थामा हुआ है, जैसे गजेंद्र श्रोत्रिय हैं, राम कुमार हैं, तो कहीं दान सिंह जी का आशीर्वाद उनको भी उस दौर में मिला। उनके जाते-जाते जो उनकी एक फ़िल्म थी भूभर, उसमें दान सिंह जी का संगीत था और एक किस्म की एक खूबसूरत विदाई मैं उसको कहूँगा कि एक भूले हुए करियर को एक अच्छी विदाई कम से कम राजस्थान के लोग दे पाए। ये हम लोगों का एक सौभाग्य भी रहा और एक किस्म का उनके लिए एक किस्म का थैंक यू रिटर्न गिफ्ट भी रहा। तो हम उसकी भी बात करेंगे। और अगर राम कुमार या दुष्यंत या गजेंद्र हमारे साथ हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि वो भी स्क्रीन पे आके उस दौर की कुछ यादों को शेयर कर सकें, तो बहुत खुशी होगी। अगर उनमें से कोई भी जना आना चाहे तो प्रेम जी उनको लिंक भेज सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ईश जी भी अगर मौजूद हैं तो उनको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी समय पर। और कोशिश यही है कि आज वाली यात्रा में हम दान सिंह जी को याद करें, क्योंकि अभी तक हमने जो पिछली 3 कड़ी का डॉक्यूमेंटेशन किया उसमें बाकी सारे नाम काफ़ी प्रोमिनेंटली आ गए, पर दान सिंह जी को अभी तक हमने याद नहीं किया था। हालाँकि प्रलेस के मंच पे हम उनको याद कर चुके हैं, फिर भी इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए आज हम उनकी बात कर रहे हैं। और कोशिश ये रहेगी कि कुछ नई बातें करें उनके बारे में, कुछ ऐसी बातें करें जिनको कि हमने पहले ज़िक्र नहीं किया हो। तो पहले तो उनकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने दान सिंह जी को शायद देखने का सौभाग्य नहीं मिला, और फिर उनकी कुछ बातें हम करते हैं। ये हालाँकि एक अधूरी-सी प्रस्तुति है, क्योंकि पूरी प्रस्तुति तो बहुत लंबी है और आज के कार्यक्रम को मेरा शायद गला और स्वास्थ्य भी इतना साथ नहीं दे कि हम उनके ऊपर बहुत विस्तार से बात कर पाएँ। फिर भी उनको हम आज इस श्रृंखला के द्वारा अगर याद कर पाएँ, तो एक अच्छी श्रद्धांजलि इस मंच के माध्यम से हम उनको दे पाएँगे। तो ये उनकी कुछ तस्वीरों के साथ हम उनकी बात शुरू करते हैं और कुछ यादें उनकी। और ख़ासकर अगर राम कुमार या ईश मधु जी या गजेंद्र भी हमारे साथ हैं, तो बाद में कुछ भूभर के बारे में या कुछ उनकी व्यक्तिगत यादों के बारे में भी बात करने के लिए उनको जोड़ना चाहेंगे। तो प्रेम जी, आप चाहें तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और अगर हैं तो उपलब्ध हो सकते हैं। तो उनको हम इसी आज की कड़ी में कहीं आगे उनको शामिल कर लेंगे इस सफ़र में। तो एक छोटी-सी उनकी याद और उसके बाद फिर उनकी बात। प्रेम जी, अगर स्क्रीन जोड़ सकें आप। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। इसमें बहुत सी तस्वीरें मेरी खींची हुई हैं, ये तस्वीर भी मेरी खींची हुई है और कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो दान सिंह जी ने मुझे दी थी, तो वो भी हमें देखने को मिलेगी। कई बार यूं भी हुआ है सफर
सफर में अचानक से दो अजनबी मिल गए हो। कई बार यूं भी हुआ है सफर में अचानक से दो अजनबी मिल गए हो, जिन्हें तुम पहचानती हो अज़ल से भटकते भटकते वही मिल ये दान सिंह जी की गए। वाइफ उमा जी हैं और ये तस्वीर उन्होंने विशेष रूप से मुझे दी थी और इसकी फिर मैंने उनको बड़ी कॉपीज बना के भी दी थी। मुझे बहुत पसंद है ये तस्वीर, बहुत खूबसूरत तस्वीर है उनके जब वो जवान थे। तुम्हारे लबों की कसम तोड़ दो तुम जरा उनके कुछ गीतों को भी याद करते हुए चलते हैं, फिर हम कुछ बातें करेंगे उनके बारे में। और क्योंकि अब ईश जी, गजेंद्र यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो हम जो इस पूरी श्रृंखला की एक जो निचोड़ है, अगर उस पर भी हम बात कर सके कि आज हमारे कलाकारों को क्यों हम भूल चुके हैं और क्यों राजस्थान के संगीत का जो इतनी कीमती विरासत हम लेके चले हैं, आज उसकी वो स्थिति नहीं है। तो कहीं उस में भी हम चाहेंगे कि दान सिंह जी की तो याद करेंगे ही, लेकिन वो भी हम कहीं बात करना चाहेंगे। तो हम कुछ उनके गीतों से उनको याद करते हैं, फिर इनकी बात करेंगे। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, के बने ये नजर जुबा कैसे, के बने ये जुबान नजर कैसे, ना जुबान को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया।
तो मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल। तो दान सिंह जी जो थे, ये खेमचंद प्रकाश जी की हम लोगों ने 100th जन्म शती मनाई थी, तो उसमें दान सिंह जी विशिष्ट अतिथि थे। ये उस दिन का एक तस्वीर है, उस दिन की याद है। तो ये जो 2 गीत थे माय लव के, ये इतना बड़ा एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से कलाकार की रचना उसे जिंदा रखती है बरसों बरस उसके जाने के बाद भी। और यकीन मानिए, मैं इतने लोगों से, दुनिया भर के इतने संगीत प्रेमियों से मिला हूं, और जो खासकर पुराने दौर के संगीत को पसंद करते हैं, वो हर जना दान सिंह जी के नाम को जानता है, सिर्फ इन 2 गीतों की वजह से, जो माय लव के ये जो 2 मुकेश के गीत। और मुकेश दान सिंह जी के बहुत प्रिय गायक थे। और दान सिंह जी ने यहाँ एक चलते चलते ऑफ द रिकॉर्ड बात बता देता हूँ कि रफी साहब के बारे में हमने पूछा था उनसे कि भाई आपने रफी साहब से भी गवाया, आपने मुकेश से भी गवाया, आपने आशा जी से भी गवाया, और गीता जी से भी गवाया, लता जी से आपने नहीं गवाया। तो बोले लता जी तो इतनी बड़ी गायिका थी कि हम लोग उन तक अप्रोच नहीं कर पाए, हम लोग उन तक पहुंच नहीं पाए। रफी साहब के लिए उन्होंने एक बहुत मजेदार टिप्पणी की थी, उसमें कोई किसी किस्म की एक नकारात्मकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि रफी साहब बहुत बढ़िया इंसान थे, लेकिन उन्होंने मेरा गाना बिगाड़ दिया। जो माय लव का वाजी पांगो, जो एक उनका टाइटल सॉन्ग है माय लव का, तो वो रफी साहब ने गाया था। और उनका कहना था जो मुकेश थे, उन्होंने जिस किस्म का दर्द उनके गीतों को दिया है, जिस किस्म की गहराई उनके गीतों को दी है, शायद यही एक कारण है कि वो गीत इतनी अच्छी तरह से लोगों से कनेक्ट करते हैं। इसके बारे में एक और बात जिस पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा, और यहाँ पे एक और जिक्र कि हमने हर अंक में कम से कम 2 जनों पे विस्तृत रूप से चर्चा करने की कोशिश की है। तो आज के जो आज की कड़ी है, उसमें हम दान सिंह जी के साथ एक और शख्स को याद करना चाहेंगे जिससे बहुत सारे लोग जुड़े रहे। वो थे डॉक्टर हरिराम आचार्य। और दान सिंह जी के साथ उनका एक विशिष्ट कोलैबोरेशन था, एक विशिष्ट किस्म की पार्टनरशिप थी, और वो शुरू से 1960 के दौर से और अंत तक एक तरह किस्म की वो पार्टनरशिप चली। और दोनों तो हम आज कहीं डॉक्टर साहब को भी याद करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी हमारे बीच में नहीं है, और वो भी एक राजस्थान के बहुत लेजेंडरी, मैं उनको कहूँगा, खासकर जिस किस्म के वो एक एकेडमिशियन रहे, जिस किस्म के वो स्कॉलर रहे, जिस किस्म का उनका कंट्रीब्यूशन था संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए। इसके अलावा इवन उर्दू लोगों को नहीं पता है कि उन्होंने उर्दू में गज़लें लिखी हैं। तो भाषा को लेके जो उनकी पकड़ थी, साथ में सिनेमा को जो उनका कंट्रीब्यूशन था, तो उसको भी हम याद करेंगे। उनकी जो 75th बर्थडे थी, उस पर एक छोटा सा वीडियो मैंने उनके रिस्पेक्ट में बनाया था, तो उसको भी हम देख के उनके कंट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे, और उसमें दान सिंह जी का भी नाम आएगा। तो कहीं दान सिंह जी के साथ आज डॉक्टर हरिराम आचार्य को भी हम याद करेंगे। राजस्थान के ये 2 ऐसे आधुनिक दौर के लेजेंड, मैं कहूँगा, भुला दिए गए हैं, जो और जिनका हम सबसे कनेक्ट रहा, जिनको हम सब देख पाए। हमारी किस्मत थी कि हम उनके दौर में हुए और उनसे मिल पाए। खेमचंद प्रकाश जी को हम नहीं देख पाए, और जो बाकी जमाल सेन साहब हैं उनको हम शायद नहीं मिल पाए, लेकिन इन लोगों से हमें मिलने का सौभाग्य मिला। तो इनकी यादें हम में से बहुत से लोगों के पास होंगी, बहुत से लोगों के साथ होंगी। तो आप अगर कमेंट्स में भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। बाकी तलवार साहब और गजेंद्र यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो लेकिन अभी हम बात दान सिंह जी की करते हैं, कुछ यादें उनकी देखते हुए। तो एक उनका, हम बहुत से गीतों की बात कर चुके हैं, एक फिल्म जिसकी हम बहुत बार बात करते हैं, वो थी भूल न जाना। और ईश जी ने उस फिल्म पे लिखा भी है, और आप में से बहुत से लोगों को इतनी बार पिछले कुछ सालों में उस पर बात हुई है
कि शायद अब वो फ़िल्म भुलाई नहीं जा सकती, हालाँकि वो फ़िल्म पर्दे पे कभी नहीं आई। और वो फ़िल्म केवल दान सिंह जी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो फ़िल्म जो है राजस्थान के लिए भी एक इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग राजस्थान से जुड़े हुए उस फ़िल्म से जुड़े थे। फ़िल्म जो बनाई थी वो जगन शर्मा जी ने बनाई थी और उनके जो बेटे थे प्रदीप शर्मा टूटू, तो बहुत से लोग जानते होंगे उनको, और जो लोग नहीं जानते हैं तो पत्नी कोल्हापुरे के हस्बैंड रहे और जयपुर के हैं। तो वो उस फ़िल्म के मुख्य कलाकार थे और एक टीनेज बॉय के भूमिका में थे। उस और वो जब फ़िल्म शुरू हुई थी तो उसके डायरेक्टर थे एस सुखदेव। और एस सुखदेव की बात हम, अगर आपको याद होगा तो हमने पहले एपिसोड में खीमचंद प्रकाश जी के साथ की थी कि कितने एक ब्रिलियंट विजुअल वाले डायरेक्टर थे। सिनेमा ने उनका काम बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन दान सिंह जी के साथ उनको इतना अच्छा कोलैबोरेशन था कि भूल ना जाना के बाद जब माय लव की बात आई तो सुखदेव की पसंद थे दान सिंह जी की, बोले इस फ़िल्म का संगीत तो दान सिंह जी देंगे। तो एस सुखदेव ने भूल ना जाना डायरेक्ट की थी और उसके बाद माय लव भी एस सुखदेव ने डायरेक्ट की थी। और उसके बाद रेशमा और शेरा जो राजस्थान के बैकग्राउंड पे फ़िल्म बननी शुरू हुई थी, उसका भी जो शुरुआती और ओरिजिनल डायरेक्शन था वो एस सुखदेव ने किया था, पर बाद में किन्हीं कारणों से उन्होंने वो फ़िल्म छोड़ दी थी और सुनील दत्त ने उस फ़िल्म को कंप्लीट किया था। लेकिन जो उनकी कलात्मकता है वो उस फ़िल्म के फ्रेम्स में बयान करती है और बहुत कुछ नज़र आती है, जो एस सुखदेव का जो काम है। तो यहाँ पे भूल ना जाना की हम बात कर रहे थे और ईश जी ने क्योंकि उस पे आर्टिकल भी लिखा है तो हम उनके पास भी आएँगे कुछ उनकी यादों के साथ। लेकिन यहाँ पे मैं इससे पहले कि हम उनकी बात करें, एक भूल ना जाना का जिसका कि ज़िक्र बहुत कम होता है, उसकी एक हम झलक सुन लेते हैं। और उसके बाद फिर हम ईश जी के पास भी आएँगे और उसके बाद फिर हम बात भूवर की भी करेंगे, क्योंकि अमूमन जब भी हम बात करते हैं तो भूवर की बात इतनी नहीं हो पाती है। तो आज गजेंद्र हमारे साथ हैं। तो पहले एक गीत भूल ना जाना का, और भूल ना जाना जैसा कि आपको पता है कि इंडो चाइना वॉर और उसके कॉन्फ्लिक्ट पे उसकी कोर थी। 1963 के आसपास वो फ़िल्म शुरू हुई थी और क्योंकि एस सुखदेव उस दौर में गुलज़ार से उनकी बहुत ख़ासा दोस्ती थी, हमेशा रही एक्चुअली। तो उस फ़िल्म का जो पहला गीत है, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, वो गुलज़ार साहब ने लिखा था। तो मेरी दान सिंह जी को लेके जब गुलज़ार साहब से व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी, तो उन्होंने बहुत फॉन्डली उनको याद किया था। अब देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है दान सिंह जी के व्यक्तित्व को लेके कि आपने सिर्फ़ एक फ़िल्म, एक गीत की सिटिंग में आपने काम किया, लेकिन आप ज़िंदगी भर अगर उनके व्यक्तित्व को, उनके पर्सोना को याद कर रहे हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक को याद कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दान सिंह जी में की व्यक्ति जो एक उनकी जो पर्सोना में ये एक बहुत व्यक्तित्व में ये ख़ास बात थी कि एक बार मिलने के बाद लोग उनको भूलते नहीं थे। इतने कैरिस्मेटिक उनका एक व्यक्तित्व, हालाँकि बहुत सिंपल थे। अब देखिए कितनी वो बस वो घर पे हारमोनियम लेके बैठ जाते थे और फिर जो महफ़िल जमती थी, उसका मज़ा अलग ही होता था। जिन लोगों ने उस रस का मज़ा लिया है वो निश्चित तौर से मतलब मुझे याद होगा कि वो अभी भी उस रस का मतलब भूले नहीं हैं। तो हम दान सिंह जी की कुछ तस्वीरें तो जो खींची हुई हैं वो हम देख ही रहे हैं। ये 2001 की तस्वीर है। हम लोगों ने जब हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन शुरू की थी म्यूज़िक वाली, तो उसमें वो पहली बार आए थे। एक गीत मैं आपको पहले इसको रोक के मैं आपको उसका गीत भूल ना जाना का गीत सुनाता हूँ ताकि हम थोड़ी-सी बात भूल ना जाना की भी कर पाएँ। तो ये गीत जो है हम अमूमन भूल ना जाना के पुकारो मुझे नाम लेके की बात करते हैं या बाकी गीतों, गीता जी के मेरे हमनवा की बात करते हैं, मेरे हमसफ़र मेरे हमनवा। लेकिन ये गीत की चर्चा बहुत कम होती है और मैंने आपको कहा क्योंकि वो एक वॉर फ़िल्म थी, तो उसमें एक बहुत युद्ध के लिए बहुत प्रेरणास्पद गीत दान सिंह जी ने लिखा था जिसे मन्ना दा ने गाया था। और जब मन्ना दा ने वो गीत रिकॉर्ड किया, तो 2 बातें उन्होंने की कि पहली बात तो पूछा कि भई ये लिखा किसने है? ये लिखा था डॉक्टर हरिराम आचार्य ने और ये कंपोज़ किसने किया है? तो वो 2 बिल्कुल यंग लोगों को देख के इतने हैरान हुए मन्ना दा कि भई इन लोगों ने ये काम किया है और इतने खुश हुए इस गीत से। और ख़ासकर एक और ख़ास बात थी इस गीत में
कि उन्होंने डॉक्टर हरिराम आचार्य से पूछा कि भाई मैंने तो आज तक जब भी गाया है, मैं पहले ये गीत बजाता हूँ, फिर हम उसकी बात करेंगे और उसके बाद ईश जी के पास आएंगे। वही है जवां खून की आज धारा, उठो हिंद की सरजमीने पुकारा। वही है जवां खून की आज धारा, उठो हिंद की सरजमीने पुकारा। फिजाओं पे जिसकी है जन्नत निछावर, धुआओं पे दुनिया की दौलत निछावर। वो माज गोली से घायल खड़ी है, हमारे लिए इम्तिहान की घड़ी है। उठो माँ की असमत का दामन बचाओ, सपूतों बढ़ो जान पर खेल जाओ। दिलाती कसम तुमको गंगा की धारा, उठो हिंद की सरजमीने पुकारा। वही है जवां खून की आज धारा, उठो हिंद की सरजमीने पुकारा। यकीन मानिए, अगर ये फिल्म रिलीज हुई होती और इसके गाने अगर लोकप्रिय होते तो आज हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ये गीत हमको हमेशा सुनने को मिलता। इतना एक गजब का एक प्रेरणास्पद गीत था हमारे वीर जवानों के लिए। और इसमें जो एक खास बात थी, जो डॉक्टर हरिराम आचार्य की भी एक खास एक उसकी उनके जो योगदान के बारे में एक इशारा करती है कि मन्ना दा ने जब गाना ये रिकॉर्ड किया तो बोले यार मैंने आज तक कभी भी गाना रिकॉर्ड किया है तो हमेशा बहा है जवां खून का धारा गाया है, मैंने तो आज ये पहली बार सुना है वही है आज जवां खून की धारा या तू गंगा की धारा। तो बोले मैंने तो आज तक हमेशा ये सुना है कि तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, कि धारा तो हमेशा जो है वो मेल जेंडर में यूज होता है। तो डॉक्टर हरिराम जी ने उनको बोला कि सर एक्चुअली क्या है कि हिंदी फिल्म संगीत में अमूमन उर्दू वाले लिखते हैं और उर्दू में धारा के साथ मेल जेंडर यूज किया जाता है। तो उर्दू हिंदी में जो एक बेसिक डिफरेंस है कि बहुत सारे ऐसे जो जेंडर्स हैं, तो जैसे धारा है तो तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, अगर कोई उर्दू साहित्य वाला आदमी लिखेगा तो वो धारा को जमुना का धारा लिखेगा, जमुना की धारा नहीं लिखेगा। पर हरिराम जी हिंदी बैकग्राउंड वाले थे तो उन्होंने वही है आज जवां खून की धारा लिखा, जो मन्ना दा के लिए भी नई बात थी। और उसके बाद उन्होंने काफी उसको अप्रिशिएट किया और काफी याद रखा। वो दोनों बिल्कुल जवां खून थे उस समय। और आप सोच सकते हैं 1963-64 के आसपास की बात है। उस समय दान सिंह जी भी बिल्कुल यंग और हरिराम जी भी बिल्कुल यंग, और मन्ना दा इतने उनसे इम्प्रेस हुए। ये गीत, इसका जिक्र बहुत कम होता है, पर यकीन मानिए कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई होती तो इसके गानों को, इस फिल्म को हम निश्चित तौर पे और इंटेंसिटी के साथ याद कर रहे होते। तो मैं ईश जी से बात करना चाहूंगा कि थोड़ा सा और बताएं इस फिल्म के बारे में। आपने क्योंकि इसके ऊपर एक लेख भी लिखा है छोटा सा, तो कुछ और बातें जो शायद पता नहीं हो, खासकर दान सिंह जी के बारे में, उन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से शेयर की, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम बहुत बार बात कर चुके हैं तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो गीता दत्त की यादें हैं या उनकी जो और इस फिल्म की यादें हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात हो अगर तो प्लीज शेयर कीजिए। या जगन जी की कोई याद हो, उन्होंने बताई हो, मतलब इस तरह। जी शुक्रिया पवन जी। इसकी कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, हल्का सा, बस बस बस, बिल्कुल ठीक है जी। शुक्रिया पवन जी। दरअसल दान सिंह जी के साथ मेरे बहुत यादें उनके साथ मेरी जुड़ी हुई हैं और मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कहाँ से क्या। अभी आपने जो भूल जाना की बात की उस पर भी आऊंगा, लेकिन मुझे एक प्रसंग याद आता है जो मैं साथियों के साथ, मित्रों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि उनकी जो खोज जिस तरह से हुई। दरअसल देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो दान सिंह जी के गाने सुने हुए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि ये संगीत दान सिंह जी ने दिया था। तो मैं उन लोगों में से था जिसे ये भी मालूम था कि ये गाने दान सिंह जी ने कंपोज किए हैं, लेकिन मैं उन अनजान लोगों में था जिसे ये नहीं मालूम था कि लेकिन दान सिंह जी जयपुर में रहते हैं। मुझे जब ये मालूम चला तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उन्हें खोजने में कम से कम मुझे 1-1.5 महीना लगा। जब भी टाइम मिलता मैं
किसी ने कहा पुरानी बस्ती में, तो पुरानी बस्ती जाता, किसी ने कहा मानसरोवर में शायद उनका एक बच्चा रहता है, वहां भी कुछ नहीं मिला। खैर अंततः वो मुझे मिल गए। तो मैंने नवभारत टाइम्स में मैं था उस समय चीफ रिपोर्टर, तो मैंने उनकी फिर खबर लिखी कि बीते जमाने का इतना महान संगीतकार ये सब। तो नवभारत टाइम्स में एक फायदा हमें ये होता था कि इसके दिल्ली एडिशन भी था, बॉम्बे एडिशन भी थे, सारे बहुत सारे एडिशन थे, पटना लखनऊ भी थे। तो लेकिन जब वो बम्बई एडिशन में वहाँ के संपादक जी ने मेरी इस खबर को फ्रंट पेज पे छापा, क्योंकि बम्बई से जुड़ी हुई खबर थी, संगीतकार से जुड़ी हुई खबर थी। तो वो जब खबर छपी तो मुंबई नवभारत टाइम्स में बहुत सारे फोन आने लगे उनका नंबर लेने के लिए। मेरे पास एनबीटी ऑफिस से बॉम्बे से फोन आए कि नंबर बताइए, मैंने नंबर बताया। बताना ये चाहता हूँ कि कुछ दिन बाद हुआ ये कि दान सिंह जी का मेरे पास फोन आया कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ही आपके घर आ जाता हूँ। तो बोले नहीं, मुझे आपके घर आके चाय पीनी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप पधारिए फिर। तो दान सिंह जी एक दिन सुबह सुबह घर पे आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ पवन जी, मैंने उन पर किताब भी लिखी है, और उस किताब में इस बात को लिखने में मैं संकोच कर गया था क्योंकि मुझे खुद को शर्म आ रही थी। लेकिन बताना चाहता हूँ कि जब वो आए तो उन्होंने आते ही मेरे पैर छुए, रोने लग गए। तो मैं घबरा गया। दान सिंह जी आप मेरे से बारे में बहुत पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं आप, ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो रोने लग गए। वो बोले तलवार साहब आपने मुझे जिंदा कर दिया, मेरे पास मुंबई से बहुत सारे फोन आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि हम तो सोचते थे आप मर गए, तो आपने मुझे जिंदा कर दिया। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखिए पवन जी, जब ये सब बातें हुई मेरे घर पे, जब मैं उनको बाहर छोड़ने जाने लगा तो उन्होंने मना कर दिया कि आप अंदर ही बैठिए, मुझे छोड़िए मत आप। तो जाहिर है कि कर्सी में आदमी ऐसा कहता है, तो मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा, तो बाहर जाके गेट तक छोड़ूंगा मैं आपको। लेकिन जिस तरह से वो मना कर रहे थे तो मैं समझ नहीं पा रहा था इतनी बार बार क्यों मना कर रहे हैं कि मैं इन्हें गेट तक छोड़ने नहीं जाऊँ। गांधीनगर रहता था मैं उस समय। तो फिर मैं छोड़ने गया तो गांधीनगर में मेरे घर के सामने जो सड़क है, सड़क के उस पार एक पेड़ था। उस पेड़ के पीछे उन्होंने अपनी एक साइकिल छुपा के रखी हुई थी। फिर वो साइकिल निकाली और उसके चेन कवर पे लिखा हुआ था कि कौन सा साइकिल स्टोर रेलवे स्टेशन, यानी वो साइकिल भी रेलवे स्टेशन के किसी साइकिल स्टोर से किराए पर लेके आए थे। तो मुझे खुद को आश्चर्य हुआ कि देखिए कितने बड़े संगीतकार कारों में घूमते हैं और एक साइकिल किस तरह से हुआ है। तो ये मेरे आंखों में आंसू आ गए दरअसल, देखिए क्या हालत है। लेकिन मैं आपने जो भूलना जाने जी उस पे तो फिएट वाला किस्सा भी है जिसपे हम बाद में आएंगे। हाँ वो मैंने फिएट वाला भी किस्सा लिखा है। अभी प्रेमचंद गांधी अपने साथ हैं। एक बार जब वो नैनो कार आई तो मेरे पास फोन आया कि नैनो की बुकिंग में तो बहुत भीड़ पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, बैंक से फॉर्म मिलेंगे, प्रेमचंद गांधी अपने साथी हैं एसबीआई में, वो मिल जाएंगे। हालांकि बाद में फिर उनका फोन आया कि हमने विचार त्याग दिया है, इस बुढ़ापे में क्या कार चलाएंगे हम लोग। और लेकिन सर मेरी गाड़ी में उन्हें बहुत बार मुझे ले जाने का लाने का सौभाग्य मिला। लेकिन मैं फिएट का किस्सा इंदिवर साहब के रेफरेंस में बोल रहा था, जो इम्पाला वाला है। जो आप ये देखिए कि उनके गाने पर एक आदमी को इम्पाला कार मिल गई धुन देने पर उनकी। मैं उसी पे आ रहा था, उसी जी। लेकिन मैं भूलना जाने का एक चीज बताना चाहता था मैं, जो आपने क्यों भूलना जाने का प्रश्न किया था। उसमें देखिए हुआ यह था कि जब बहुत साल हो गए फिल्म को और ये बच्चे थे, जब बड़े हो गए, टूटू शर्मा जो जगन जी के बेटे थे, तब यहाँ चाकसू के पास कहीं बांग्लादेश के शरणार्थी, उन दिनों बांग्लादेश का युद्ध भी हो चुका था और शरणार्थी आए हुए थे, तो उसको वहां पर शूट किया गया था। और जो मेरी जानकारी है उसमें एक तिब्बती वो स्कूल जो है, चाइनीज स्कूल जो है, वो उन्होंने कुछ तिब्बती बच्चों का एक स्कूल था माउंट आबू में, उसकी शूटिंग उन्होंने वहां की थी, जिसमें एक गाना हरिराम जी का है कि चूहा दौड़े बिल्ली आई, और उसमें वो टूटू भाग रहा है, पढ़ रहा है, और उसके पीछे एक टीचर भाग रही है। तो ये सब उसके थे। और एक बहुत बड़ा कारण जिस वजह से भूलना जाना, सब कुछ बाधाएं पार करने के बाद भी हमारे पास नहीं आ पाई, कि जब टूटू शर्मा उसमें फिल्म में नायक के तरह से पेश हुए थे तो 13-14 साल की उम्र थी। जो 8 साल का वक्फा जो गुजरा, तो वो जो एक 13-14 साल का बच्चा जब 21-22 साल का हो जाता है, आप किसी भी तरह से, उस दौर में तो वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप अमिताभ बच्चन जो हैं वो 6 साल का बच्चा भी प्ले कर रहे हैं और 100 साल का, 102 साल का वो भी प्ले कर रहे हैं। होती तो शायद हम ये फिल्म देख पाते।
हालांकि 1972 में वो कोशिश की गई थी कि वो एक फ्लैशबैक के जरिए पूरी फिल्म को दोबारा से कहा जाए। कुछ हिस्सा शूट किया गया था जिसमें टूटू बड़े हो गए हैं और पुरानी कहानी को कुछ याद कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वो फिल्म नहीं आ पाई। ये हम सब का दुर्भाग्य है। और देखिए, ये एक किस्म की डेस्टिनी है कि उस फिल्म का नाम है भूल न जाना, और उस फिल्म का एक गाना है, पुकारो मुझे नाम लेके पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। दान सिंह जी कितना सार्थक गीत है कि हम उस भूल ना जाना के नाम से, उस गीत के द्वारा हम उनको याद कर रहे हैं, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। तो आज हम लोगों के द्वारा कोशिश यही है कि हम लोगों की यादों में उनकी खबरें जो है लोगों तक पहुंचे। और अब हम एक नए प्रसंग पे आते हैं और भोबर पे आते हैं। गजेंद्र कहीं चले गए हैं तो आपसे भी बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम एक बात करते हैं, हम थोड़ी सी बात डॉक्टर हरिराम जी की भी कर लेते हैं और उनका जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि हम राजस्थान के अगर संगीतकारों की बात कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में मतलब बहुत बड़ा नाम थे। जिस किस्म के चाहे वो एकेडमिक उनका योगदान की बात कहें, चाहे हम कला जगत को उनके योगदान की बात कहें, एक छोटा सा उन पे हम लोगों को एक वीडियो है। तो हालांकि ये अब हरिराम जी हमारे बीच में नहीं है, पर ये वीडियो उनके जो 75वां जन्मदिन था उस पे एक थोड़ा सा उनके रिस्पेक्ट में ये बना था, और छोटा सा उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम एक बार इस वीडियो के जरिए थोड़ा सा समझ पाएंगे कि किस तरह का काम उन्होंने किया। एक सेकेंड, ये छोटा सा अरे एक गजेंद्र है यहाँ पे? हाँ, गजेंद्र जी आ गए। तो हम पहले हरिराम जी वाले वीडियो पे थोड़ा सा बाद में आते हैं। पहले हम कुछ बात भोबर की करते हैं, क्योंकि वो उनकी एक आखिरी याद थी हमारे लिए। और पहले एक गाना उनका हम देख लेते हैं जो वीडियो है, और उसके बाद गजेंद्र हैं और ईश जी भी हैं हमारे साथ, तो थोड़ी सी हम बात भोबर की भी करते हैं। और उनकी जो आखिरी याद है वो देखिए कितनी बड़ी एक किस्म का, मैं ये कहूँगा एक उनके लिए थैंक यू है, रिटर्न गिफ्ट है कि उनके जाने से पहले एक उनके हम उनको कुछ और डॉक्यूमेंट कर पाए। एक इस दौर में एटलीस्ट उनका कुछ काम दुनिया के सामने आ पाया, फिर से उनको याद कर पाए। तो पहले एक छोटा सा उसका अंश देख लेते हैं, फिर गजेंद्र से बात करते हैं। प्रेम जी, हाँ स्क्रीन। देह मिली संग दर्द मिला, उगता सूरज ढले है रोज, साजन नैना बरसे निस दिन, बुझे नहीं गुड़ो जले है रोज, बुझे नहीं गुड़ो जले है रोज। तुम्हारा सूरज तने भोर बुलावे,
सांझ सुबह क्यों घर क्यों न आवे, तुम्हारा सूरज तने भोर बुलावे, सांझ सुबह क्यों घर क्यों न आवे, गीत न जाने काटी रात डरावे, बिगड़ी की पूर्व भर काया ने जड़ावे, तुम्हारा सूरज उगरे, तुम्हारा सूरज उगरे, तुम्हारा सूरज उगरे, तुम्हारा सूरज उगरे, तुम्हारा सूरज तने भोर बुलावे, सांझ सुबह क्यों घर क्यों न आवे। अच्छा, यहाँ इस फिल्म की याद इसलिए भी जरूरी है कि अभी हाल ही में ये फिल्म फिर से उपलब्ध होने के आसार हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और दान सिंह जी की एक याद अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ओटीटी के थ्रू अगर दुनिया तक पहुंचती है तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी। तो हम गजेंद्र से बात करते हैं कि उनके कैसे अनुभव रहे, खासकर जिस तरह का एक जनरेशन गैप, आपके बाकी जो साथी कलाकार थे वो बहुत यंग थे, पूरी टीम एक यंग लोगों की टीम थी, पर यहाँ पे जैसे दान सिंह जी जैसे शायद, हाँ जी गजेंद्र, कि जैसे दान सिंह जी आपके साथ एक बहुत अनुभवी आपकी टीम में जुड़े भोबर में, बाकी सब बिल्कुल यंग थे, राम कुमार बिल्कुल नए थे, गाना लिख रहे थे, आप फिल्म जो बना रहे थे, कलाकार नए थे, तो कैसा अनुभव था और उनकी कैसी ट्यूनिंग थी आप लोगों के साथ? हाँ, खैर दान सिंह जी के साथ जो अनुभव रहा काम करने का वो तो एक अद्भुत अनुभव था। और दान सिंह जी की बात हो और तलवार सर की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें मिलाने वाले तलवार सर ही थे जी। और हमारे पास क्योंकि बजट की एक सीमा थी तो हमने सर से अनुरोध किया कि सर अगर दान सिंह जी अगर इस गीत को कर दे, क्योंकि पहले बजट के लिहाज से हमने एक ही गीत रखा था उसमें। अच्छा। तो हमने तलवार सर से कहा सर अगर वो एक ही गीत है अगर वो कर दें, तो तलवार सर ने कहा मैं कह सकता हूँ उनको, और मुझे यकीन है कि मैं कहूँगा तो कर देंगे। तो हम लोग एक मीटिंग के लिए गए, मैं, राम कुमार और सर, हम तीनों उनके घर गए वहां पे दान सिंह जी के यहाँ। तो एक प्रेशर था कि वो बॉलीवुड के हमने सुन रखे थे गीत, तो एक इमेज दिमाग में वही थी कि बॉलीवुड का काम करते हैं, हमारी छोटी फिल्म है, वो इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, समय निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। लेकिन मुलाकात के बाद उनसे आधा घंटा बात करने के बाद इतना फ्रेंडली हो गए और एक वो जो डिस्टेंस या जो गैप था वो एकदम जाता रहा, और उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया हमें कि हमें लगा ही नहीं कि हम इतने बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल, आपको गीत बोले मैं कंपोजिशन करके दूंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जब तक आपको पसंद नहीं आ जाए अब हाँ मत कीजिएगा, आप जितनी बार कहेंगे मैं उसको रिवर्क करके आपको बना के दूंगा, मुझे एक सप्ताह का टाइम दे दीजिए, उसके बाद आ जाइए। फिर हम सप्ताह भर बाद गए, उन्होंने गा के सुनाया, उन्होंने सारी बुला के बिठा रखे थे साजिंदे, और एक अपना वर्जन उनको हमको सुनाई, एक कंपोजिशन, 2 कंपोजिशन तैयार कर रखी थी उन्होंने, एक हमको सुनाई, हमें तो पहली पसंद आ गई कि हमने कहा सर हमें तो यही पसंद आ गई है। तो बोले चाहे तो आप दूसरी भी सुना दो, हमने कहा नहीं सर हमें तो यही फाइनल करते हैं इसको, ये बढ़िया लग रही है हमें। तो इस तरीके से मतलब ये कि एक अलग ही अनुभव रहा उनके साथ। और YouTube पे जो उन्होंने उस समय हमें सुनाया था, क्योंकि उस समय स्मार्टफोन आए नहीं थे, तो मेरे पास जो फोन था उससे एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड जरूर किया था, जो आपको ध्यान हो तो मैंने YouTube चैनल पे पढ़ा भी है, शायद आपको लिंक भी भेजा था, जिसमें दान सिंह जी खुद वो अपनी कंपोजिशन सुना रहे थे। तो अगर पवन जी वो अगर आप सुना सके तो, हालांकि वीडियो क्वालिटी तो बहुत पुअर है, लेकिन दान सिंह जी की थोड़ी बहुत आवाज हम सुन सकते हैं उस कंपोजिशन के जरिए। जी हाँ, और एक मिनट में 1 सेकंड दीजिए, अब उनके आप कंटिन्यू रख सकते हैं, मैं इतनी देर में वो लोड करता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ बात। जैसे अब उनका जो एक सोच थी वो थी कि ये हीरोइन के ऊपर फिल्माया जाएगा तो लिप सिंक होगा। हम अब मेरा क्या है कि लिप सिंक वाला गीत का मेरा वो मन नहीं था, मैंने कहा नहीं सर हम तो इसको बैकग्राउंड में बजाएंगे। तो कहते हैं नहीं यार तुम पूरे गीत का जो है इसकी हत्या कर दोगे, मतलब अगर इसको हीरोइन पे फिल्माया नहीं ढंग से तो मजा नहीं आएगा गीत को। अब मैंने कहा चलो ठीक है सर, अब मैंने कहा अभी मैं बहस करने लग गया सर से तो
प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा नहीं सर, चलो एक बार आप गीत तो आप फाइनल करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हम इसको कैसे बजाते हैं। तो हाँ बिल्कुल यही वो वीडियो है जहाँ उनसे एक प्ले करता हूँ मैं एक बार से, है ना? हाँ जी, ये प्ले कर दीजिए आप जी। वाह वाह। तो सर ये जब कंपोजिशन सुनाई तब भी रोंगटे खड़े हुए थे, अभी भी हो गए सुन के, मतलब इतना नॉस्टैल्जिक है पूरा वो याद करके ही वापस एक उसके आनंद। जी तो देखिए यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए प्रलेस के लगभग हर साल के आयोजन में कहीं ना कहीं दान सिंह जी की बात आ जाती है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि राजस्थान में हम लोग पुराने नामों को याद नहीं करते हैं, याद भुला दिया है, तो कहीं एक कोशिश आज की कड़ी भी उसी उसमें है कि उनकी यादों को हम ताजा रखें, याद रखें और आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा पाएं। इसीलिए तो कम से कम ये जो सत्र है प्रलेस का, अगर ये जो डॉक्यूमेंटेशन हम कर पा रहे हैं तो एक अच्छी बात है। और जो काम इतने साल में सरकारें नहीं कर पाई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं कर पाए, इस मंच के माध्यम से हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ की। जी हाँ तो जी मैं उनके आखिरी दिनों का एक प्रसंग जरूर बताना चाहूंगा, यदि आप इजाजत देंगे तो। जी जरूर जरूर। दरअसल क्या है, जब वो मेरे मन में ही आया था कि किताब लिखी जाए, ये विचार बहुत बाद में आया, और जब विचार आया तो वो बीमार हो गए, इसलिए फिर बहुत सारी बातें उनसे हुई नहीं, केवल किताब के लिहाज से तो एक सिटिंग उनके साथ हुई थी, फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो मैंने उस समय उनसे पूछा था, जब मेरी वो जैसे आखिरी मुलाकात किताब के लिहाज से कह सकते हैं, उसमें मैंने पूछा कि आपको रॉयल्टी नहीं मिलती इन गानों की? उन्होंने कहा कि मेरे से लिखवा लिया गया था कि मुझे रॉयल्टी नहीं मिलती। फिर हमने और भूषण जी ने वो हसन कमाल जो हैं वो इसमें उसके जो एक संस्था थी जो रॉयल्टी दिलाती है, उसके वो चेयरमैन थे,
उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा लिख कर दे दिया है तो भी उनको रॉयल्टी मिलेगी। तो मैं कोशिश करता हूँ। फिर हम कोशिश कर रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट भेजे, हमने कहा वो बिल्कुल डेथ बेड पर है, आप कुछ जल्दी कर सकते हैं तो करिए। तो बोले फिर जल्दी तो ये हो सकता है कि पहली किस्त के जितने पैसे कम बने हैं 15,000 रुपए हैं वो मैं भिजवा देता हूँ। मैंने कहा वो आप चेक भिजवा दीजिए। तो सर मैं हॉस्पिटल उनसे मिलने जाता था तो आखिरी दिनों में वो बोल नहीं पाते थे, खाना बंद कर दिया था। तो मैंने कहा इडली खा लेते हैं, तो मैं घर से उनके लिए इडली लेके गया था और साथ में वो चेक लेके गया था जी। बिस्तर पे थे सोनी हॉस्पिटल में वो जी। तो मैंने जब उनको चेक दिया 15,000 रुपए का रॉयल्टी का, बताया कि चेक आया है, तो बोल तो नहीं पाते थे वो। लेटे लेटे उन्होंने उस चेक को देखा और उनकी आंख से आंसू गिरे और वो चेक के ऊपर ही गिरे। उस समय देखिए आप, वो हाथ में चेक था तो उन्हें लगा कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे ऐसा चेक भी मिल सकता है, मतलब जी जी। तो क्योंकि पैसे की तो बड़ी प्रॉब्लम बॉम्बे में थी। वो आपको कुछ याद होगा कि एक बार जब भास्कर राव डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो उसको उन्होंने बुलाया था और जब उनसे पूछा कि आप क्या लेंगे तो वो सोचे चाय के लिए पूछ रहे हैं, बोले चाय ले लूंगा। तो बोला नहीं पैसे क्या लेंगे, तो वो रोने लग गए थे। क्या आज तक रो क्यों रहे आप? बोले मुझे पैसे देखे हुए बम्बई में बहुत दिन हो गए मुझे। और ये वो दिन था जब वो बम्बई छोड़ने का मन बना चुके थे। मन बना चुके थे। ये डेस्टिनी होती, एक कलाकार की डेस्टिनी होती है। और यहाँ पे खेमचंद जी का आशीर्वाद था उनके साथ, क्योंकि खेमचंद जी उनके लिए कह के गए थे कि दानियों बम्बई में बड़ा नाम करोगे। तो अगर वो उस दिन निकल जाते तो मौका नहीं आता, पर कहीं वो आशीर्वाद उनके साथ था, उनके गुरु का। तो इसलिए दान सिंह जी की आज हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम, क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम डॉक्टर हरिराम जी की भी बात कर लेते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो उनके परिचित रहे हैं और जानकार रहे हैं। एक छोटी सी उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर अगर, हाँ मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, एक बार उसकी बात करते हैं फिर उनकी बात करेंगे थोड़ी सी, और दान सिंह जी की फिर बाद में कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ हम लास्ट के 5 मिनट। ये उनके 75 रहते में ये एक छोटी सी वो थी। तो उनके जो जितनी किस्म के उनको सम्मान मिले, अलंकरण मिले, जो उनकी उपलब्धियां थी, थोड़ा सा उसका कुछ एक यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्टर एपीजे, डॉक्टर हरिराम आचार्य, उनको संस्कृत लेखन के लिए जो फेलोशिप मिली थी राष्ट्रपति की। डॉक्टर साहब राजस्थानी परिवेश में, अब सिर्फ यादें हैं, लेकिन आज का दिन हम उन यादों के लिए हमने रखा है। श्री एन श्रीनिवास घनप, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए कुल गीत डॉक्टर साहब ने लिखा था। उनका जो राजस्थान में संस्कृति में, साहित्य में और सिनेमा जैसे में, फिर जो जब गंग नहर, इंदिरा नहर बनी थी तो वहां पे भी जो एक माइलस्टोन लगा था, तो उसमें इंदिरा नहर का गीत भी डॉक्टर साहब ने ही लिखा था। फिल्मों के लिए जो गीत लेखन किया तो उसकी एक झलक हम देख लेते हैं। हमने ये इसलिए भी रखा क्योंकि इसमें दान सिंह जी भी की भी याद है और उनकी भी याद है, और दोनों का एक लंबा कोलैबोरेशन रहा, उसको भी एक कहीं किस्म का एक श्रद्धांजलि है। ग़मे दिल किससे कहूं, कोई भी गम खार नहीं है, सभी गैर यहाँ, ज़ख्मे दिल की ये जलन काबिले इज़हार नहीं, पुकारना है यहाँ।
इसके बाद एक गीत और था, बहुत यादगार गीत है, हरिराम जी का लिखा हुआ, गीता जी के स्वरों में। वो एक फुरगुन, मेरे हम नशीं, मेरे हम नवा, मेरे पास आ, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, मेरे हम नशीं, मेरे हम नवा। इन गीतों का जिक्र, इनके किस्सों हम बहुत से मंचों पे कर चुके हैं, तो आज वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी बातें हैं जो इनके बारे में नहीं करेंगे। फिर भी एक किस किस्म की उनकी यात्रा रही है। वही है जवां खून की आज धारा, उठो हिंद की सरजमीने पुकारा। वही है जवां खून की आज धारा, उठो हिंद की सरजमीने पुकारा। और एक विशिष्ट जो उनकी याद है, इस गीत को हम सुन चुके हैं। ये डॉक्टर साहब की एक बहुत अनूठी याद है, और ये गजल जो है ये जगजीत सिंह ने गाई थी। और इस गजल की जो सबसे खास बात थी कि जगजीत सिंह ने, जब वो शुरुआत कर रहे थे, आकाशवाणी के आर्टिस्ट थे, तब ये गजल 1958 में गाई थी। एक सरदार जी कंपोजर हुआ करते थे, और सन 2000 के आसपास, 1999 के आसपास, जगजीत जब अपनी कुछ पुरानी गजलों को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे थे, जिनको भूल चुके थे या जिनको कभी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उनको इस गजल की याद आई, और उन्होंने डॉक्टर साहब को भूल चुके थे, डॉक्टर साहब भी भूल चुके थे, तो उनका नंबर ढूंढ के उनको कॉल किया, और रात में उनके पास, डॉक्टर साहब के पास कॉल आता है कि मैं जगजीत सिंह बोल रहा हूँ, और आपको याद होगा आपने एक गजल लिखी थी, रात खामोश है चांद मदहोश है। तो बोले हाँ, बोले मैंने ये 1958 में गाई थी, तो क्या मैं ये गजल अपने नए एल्बम के लिए, मुंतजिर उसका नाम था, उसके लिए दोबारा गा सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब को तो बड़ी खुशी हुई। तो ये गजल इसलिए भी मैं सुना रहा हूँ कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी एक ये प्रस्तुति अभी रिकॉर्डिंग मीडिया पे है। रात खामोश है, चांद मदहोश है, रात खामोश है, चांद मदहोश है, थाम लेना मुझे, जा रहा होश में। तो जो लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर हरिराम आचार्य संस्कृत के या हिंदी के स्कॉलर थे, तो वो उर्दू पे भी उनका वैसा ही कमांड था, उर्दू के भी बहुत अच्छे थे, और गजलें उन्होंने लिखी हैं। इसके बाद एक उनके कैरियर का बहुत प्रोमिनेंट पार्ट था, जब जगन शर्मा जी ने 1980 के दशक में, 84 के आसपास उनको दोबारा बुलाया, क्योंकि एक बहुत उसके पीछे क्या घटना थी उसका जिक्र हम आज नहीं करेंगे, लेकिन जो उस फिल्म के जो मूल गीतकार थे वो कहीं गायब हो गए बंबई से। तो जगन शर्मा जी ने जयपुर से डॉक्टर हरिराम जी को इमीडिएटली बुलाया कि यार वो गाना शूट करना है और लिरिसिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको लिख दीजिए। तो बंबई गए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए उन्होंने ये गीत लिखा।
मेहंदी तो मेहंदी है रंग लाएगी, मेहंदी तो मेहंदी है रंग लाएगी। उसी फिल्म में एक बहुत खूबसूरत गजल उन्होंने लिखी थी। जहां में जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, यूं बेसबब जहां में। उसके बाद बवंडर में तो दान सिंह जी और हरिराम जी फिर से आए और बवंडर के लिए उन्होंने लिखे, और बवंडर दान सिंह जी को बड़ा मलाल रहा कि उनको बहुत प्रोमिनेंटली वो क्रेडिट नहीं दिया गया। कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने फिर उस फिल्म में उनके कंट्रीब्यूशन को भुला दिया। जो बवंडर फिल्म थी, एक बड़ी फिल्म थी, इंटरनेशनल ग्रेड की फिल्म थी, लेकिन दान सिंह जी को फिर भी उतना श्रेय नहीं मिला। फिर उन्होंने भारत में जो संस्कृत फिल्म थी मुद्रा राक्षसा, उसके लिए संवाद और गीत दोनों हरिराम जी ने लिखे। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। संस्कृत के तो मास्टर थे। तो दान सिंह जी के साथ साथ हरिराम जी को भी आज हमने आज के दिन में याद किया। आप में से किसी की कुछ व्यक्तिगत यादें हो हरिराम जी को लेके? कितने सरल थे, इतने मतलब खुशी होती थी उनसे मिलके, इतना हम ज्ञान लेके, इतने आशीर्वाद लेके आते थे जब भी उनसे मिलने जाते थे। आप में से किसी जी पवन जी, मैं ये कह रहा था कि बवंडर और मेहंदी रंग लाएगी का एक छोटे छोटे 2-2 लाइन के प्रसंग में बताना चाहता हूँ, बड़े दिलचस्प हैं। पर ऑफ द रिकॉर्ड बात मत कीजिएगा, क्योंकि ये मंच उसके लिए उपयुक्त नहीं है। वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं सर। क्या होता कि बवंडर जो है, मैंने जैसे बताया था कि दान सिंह जी के पास कुछ फोन आने लगे थे कि आप जिंदा हैं, मालूम नहीं था। उनमें से एक फोन जगमोहन मुंदड़ा का भी था, जो बवंडर में उनको लेना चाहते थे, और उन्होंने दान सिंह जी से कहा कि हमें अखबार से मालूम चला आप जिंदा हैं, हम तो सोच रहे थे आप मर चुके हैं। तो तब, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बवंडर में उन्होंने जो गीत लिखा था एक, तो वो गीत कुछ इस तरह का था कि 80 कली का घाघरा जब घूमता है तो मेरी जांघों में गिलगिली बजती है। तो नंदिता दास ने उनको देखकर कि देखा कुर्ते पजामे वाला ऐसा आदमी, इतना बूढ़ा आदमी, उसने ये गीत लिखा है। तो उन्होंने पूछा, किसी ने कहा इन्होंने लिखा है। तो नंदिता दास ने कहा उनसे कि आपने गीत लिखा है ये? हरिराम जी बोले हाँ मैंने ही लिखा है, मुझे गंगा स्नान को जाना पड़ेगा। तो अच्छा, दूसरा जो मेहंदी रंग लाएगी, उसमें आज देखिए संयोग से गजेंद्र श्रोत्रिय यहाँ पे, उनके आज मैं सुबह घर पे था, हम याद कर रहे थे हरिराम जी को आज हम दोनों। क्या बात और ये मेहंदी रंग लाएगी में यह था सर कि टूटू शर्मा बहुत नाराज हुए पिताजी से कि आपने इनको क्यों बुला लिया। जगन जी ने बुलाया था वो मेहंदी रंग लाएगी गाने के लिए। तो खैर उन्होंने मिलवाया लक्ष्मीकांत प्यारलाल से। तो उन्होंने भी देखा कि कुर्ता पजामे वाला आदमी है, पूछा क्या करते हैं, बोले संस्कृत का प्रोफेसर हूँ। तो वो भी बहुत निराश हुए कि क्या गाने लिखेंगे ये। लेकिन जगन जी ने कहा आप सिचुएशन बताइए इनको। सिचुएशन बताई और रात को उन्होंने होटल में जाके गाना लिखा, और सुबह जब वो आए तो बेमन से गाना हाथ में लिया लक्ष्मीकांत जी ने। और लेकिन जब गाने का मुखड़ा पड़ा कि डाली से नाता तोड़ के अपना रसरंग निचोड़ के, तो वो उछल पड़े और हारमोनियम हाथ में लिया और बोली आ जाइए आप, तुरंत आ जाइए, बहुत अच्छा लिखा है आपने। ये प्रसंग मेहंदी रंग लाएगी का है। जी ये था। तो मेरे ख्याल से हम जैसे आज दान सिंह जी को याद कर रहे हैं, हरिराम जी को याद कर रहे हैं, लास्ट के 5 मिनट हम जनता के लिए भी, जो लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी ओपन करते हैं। आज जो हमारी स्थिति है, खासकर राजस्थानी संगीत की, और खासकर ये जो नई जनरेशन गजेंद्र राम कुमार जो आज की तारीख में जो ध्वज लिए चल रहे हैं, तो वो क्या देखते हैं, किस तरह का है, पुराने लोगों की कमी किस तरह से महसूस होती है जब नया काम करने जाते हैं, और इतने लोगों को हमने जो भुलाया है, तो वो उसके पीछे कारण अगर जैसे प्रलेस जैसा संघ है, ये तो एक इसकी कोशिश है कि उनको याद किया जाए। ये एक बहुत अच्छी कोशिश है
और इसके लिए साधुवाद पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे आपका जो मंच है उसको, कि कम से कम उन लोगों को जो हमारे एक लोकप्रिय संस्कृति का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया और भारतीय स्तर पे प्रतिनिधित्व किया, पूरे एक भारत में जिनको याद किया जाता है, उन लोगों को याद करने के लिए आपने कम से कम इस मंच पे उनको याद किया। एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सरकार के स्तर पे, इंस्टीट्यूशंस के स्तर पे, खासकर जिस तरह का हमारा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, क्या हम उस तरह का काम कर रहे हैं जो हमारी विरासत को संभालने के लिए करना चाहिए? मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं हमें सरकार को, हमारे इन इंस्टीट्यूशंस को जो स्पेशली इस पर्टिकुलर कॉज के लिए बने हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे आने की जरूरत है ताकि हम इस धरोहर को बचा सकें। और जैसे कि व्यक्तिगत रूप से बहुत से काम हो रहे हैं, हमने 1906 और 1910 के 2 राजस्थानी रिकॉर्ड सुने थे, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से जो जोधपुर के गिरधारी लाल जी हैं उनके कलेक्शन के थे। लेकिन सरकार के पास उस तरह के क्या कलेक्शन है, क्या बचाया गया है हमारे संगीत को, जो हमारी इतनी बड़ी विरासत है, और क्या करना चाहिए आखिरी में अगर इसके साथ हम खत्म कर सकें। और साथ में हमारे जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं उनमें से भी अगर कमेंट्स के जरिए कोई अपनी बात इसमें जोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। ईश जी और गजेंद्र को खासकर इसलिए कि खासकर अब जो आप नया काम कर रहे हैं और अब जो आप काम करेंगे, तो किस तरह की कमी महसूस होती है पुराने लोगों की। तो ईश जी आपसे शुरू करते हैं, क्या काम किए जाने चाहिए और क्या कमियां आपको लगती हैं कि इतने साल में, जैसे अलादिया खान साहब को जो एक इतनी बड़ी हमारे लेजेंड रहे, उनको कोल्हापुर में तो अलादिया चौक से आज भी याद किया जाता है, पर राजस्थान में एक पुरस्कार जरूर है उनके नाम से, लेकिन फिर भी उतना याद नहीं किया जाता सरकारी स्तर पे भी, या तो क्या किया जा सकता है इसका, वो भी क्या है कि किया जा सकता है? पवन जी, मेरे ख्याल से हमारे समय के लोग जो हमारी पीढ़ी के लोग जो सबसे ज्यादा मिस करते हैं नए फिल्म संगीत में, जो मैं भी मिस करता हूँ, वो मेलोडी है। मेलोडी अब लगभग गायब हो चुकी है। और आपको ध्यान होगा, आपने शायद बात की थी गुलजार जी से जब दान सिंह जी का निधन हुआ था, तब भी उनकी टिप्पणी में शायद एक इस तरह की लाइन थी कि एक मेलोडी खो गई है दान सिंह जी के जाने से, इस तरह की कोई बात उन्होंने भी कही थी। और दान सिंह जी ने नहीं बल्कि पूरे फिल्म का संगीत ने जो करवट ली है, नए ढंग से जो संगीत आया है, उसमें आपने जो मिस करने की बात कही, तो हमारे जो पीढ़ी के लोग तो निश्चित रूप से मेलोडी को मिस करते हैं। हालांकि ये बात अलग है, हम ये नहीं कहेंगे कि अब जो संगीत बन रहा है वो अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए कला जो है वक्त के साथ आगे चलती है, नदी की तरह बहती हुई नए रास्ते तलाशती है, नए तरीके होते हैं। हमें हमारे पिताजी को खेल जगल पसंद थे। एक मिनट आपको जस्ट एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। एक छोटी सी बात आप ही की टिप्पणी के लिए जोड़ना चाहूंगा कि हम केवल फिल्म संगीत की बात नहीं कर रहे। अब देखिए, हमने अलादिया खान साहब की बात की, उसके साथ अगर आपको याद होगा पहली कड़ी में मैंने बात की थी मीरा की, कि मीरा हमारी इतनी धरोहर है। उनको MS सुब्बलक्ष्मी ने गाया, उनको जुथिका रॉय ने गाया बंगाल की, उनको साउथ की MS सुब्बलक्ष्मी ने गाया, उन पे जो सिनेमा बना वो साउथ में बना, जो जर्मन हमारे फ्रैंक ऑस्टिन, उन्होंने एलिस डंकन ने उन पे फिल्म डायरेक्ट की MS सुब्बलक्ष्मी के साथ, या जुथिका रॉय ने बंगाल में गाया, या मराठी लता मंगेशकर ने गाया। लेकिन राजस्थान में मीरा को याद करने में कमी रह गई। उस तरह की कोई कलाकार, हम या तो सरकार का प्रोत्साहन, देखिए जब तक गुणीजन खाने थे तब तक कलाकारों को बहुत प्रोत्साहन मिला, लेकिन सरकारों के आने के बाद शायद उतना प्रोत्साहन लोगों को नहीं मिला कि उस तरह के कलाकार हम दे पाए। तो फिल्म संगीत की बात आप एक कर ही रहे हैं कि मेलोडी गायब है, लेकिन जो हमारा लोक संगीत है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, और इस तरह की जो धरोहर है, मीरा को हम किस तरह से याद करते हैं, उन पे किस तरह का हम कितना जितना याद किया जाना चाहिए कि बाहर के लोग उनको याद करते हैं, हम नहीं करते, तो उसमें क्या कमी रह गई है? मतलब, और इस तरह के मंच जो है, आपके तरह के मंच उसमें योगदान निश्चित रूप से कर रहे हैं, लेकिन और क्या किया जा सकता है? नहीं, आप सही कह रहे हैं पवन जी। देखिए, राजस्थान के लोक संगीत की हम बात करें तो उसके लिए भी कोई बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है। कुछ लोग थे, कोमल कोठारी जी ने काफी काम किया था, वो अब नहीं रहे। उसके बाद अपन दान सिंह जी की बात कर रहे हैं, दान सिंह जी ने भी कोशिश की कुछ गानों को
खासतौर पर बाउंडर में तो उन्होंने पूरे राजस्थान लोक संगीत को एक नए तरीके से पेश किया देखा जाए तो। और फिल्मों में भी उस तरह से राजस्थान का लोक संगीत नहीं आ पाया जितना दूसरे राज्यों का आया, भोजपुरी का आया या पंजाबी का आया या वो आया। तो मुझे लगता है इस दिशा में काम करने की जरूरत है। इससे जो लोक संगीत से, लोक गीतों से जुड़े हुए लोग हैं वो शायद सामने आए, कुछ काम करें तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम तो खैर ठीक है, तो लेखकों का मंच है, लेकिन फिर भी हम संगीत हमारे लिए जिंदगी है, हम सम्मान करते हैं संगीत का और चीजों का। लेकिन लोक संगीत को मुझे लगता है बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोक की चीजों को हम सहेज कर नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे खत्म होती हैं, खत्म हो जाती हैं। मतलब मुझे लगता है उस तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। और उसमें भी देखिए, मैं सरकार और इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। वीणा कैसेट्स और मालू जी ने कुछ काम किया उसमें, लेकिन समस्या क्या थी कि वो खुशबू जो थी हमारे लोक संगीत की, शायद वो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के दौर में शायद वो कहीं खो गई। तो हमारा ऑथेंटिक जो 40s 50s 60s का वो अभी भी नहीं मिलता। तो उसमें जिन संस्थाओं को काम करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। जी गजेंद्र, आप कैसा महसूस करते हैं? आप जब जैसे कसाई आपने फिल्म बनाई या कोई आगे बनाएंगे, तो अगर राजस्थान की पृष्ठभूमि है तो आपको कहीं कमी महसूस होगी या किस तरह से आप उसको देखना चाहेंगे इस चीज को? नहीं, निश्चित रूप से एक राजस्थान के संगीत को समझने वाले तो अब कम रह गए, क्योंकि जो काम हो रहा है वो उस लेवल का नहीं है जो राजस्थानी म्यूजिक के नाम पर जो बन रहा है। वो तो खैर एक आजकल क्योंकि यूट्यूब वीडियो जब से चलने लगे हैं तो हर दूसरा आदमी या हर गली में एक स्टूडियो है जहाँ लोग बैठकर कीबोर्ड पर म्यूजिक बनाते हैं और 2 दिन में गाना बना के डाल देते हैं। तो एक जो वो दौर था जब दान सिंह जी के साथ जो ये हमने गीत बनाया था भोबर के लिए, इसमें भी वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के तो पक्षधर ही नहीं थे। उन्होंने कहा वो तो लाइव ही रिकॉर्ड होंगे, सारे साजिंदे बुलाए गए थे, सब वहीं रिकॉर्ड हुआ था। एक एक पीस, चाहे वो तबला हो, गिटार हो, वो स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, फिर डब हुआ था और एक मिक्सिंग, पूरा वो प्रोसेस उसी से गुजरे थे। आजकल प्रोग्रामर्स होते हैं, आप प्रोग्रामर्स को बोल दो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड पर वो अपना सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक ही कीबोर्ड में मिल जाते हैं। तो एक वो जो असली इंस्ट्रूमेंट्स की जो एक वो है गहराई, वो तो म्यूजिक से निकल गई है। अब वो बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉनिक मेटालिक से साउंड्स हैं, आपको उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। एक तो ये, और दूसरा बाकी ये कि जो पुराने गानों की जो बात है, हम बॉलीवुड संगीत की बात करें तो जो जितनी आसानी से जो जबान पे चढ़ जाते थे, तो अब एक क्लिष्टता ज्यादा आ गई है। मुझे ये लगता है कि आज के गानों को गाना तो लगभग नामुमकिन है। आप एंजॉय कर सकते हो उसको, लेकिन गुनगुना नहीं सकते हो। तो वो अब एक म्यूजिक बदल गया उस लिहाज से बहुत ज्यादा। तो ना तो वो उतना साधारणता में जो असाधारणता थी वो गायब हो गई संगीत से। जी, तो ये एक मिस करने वाली चीज है जो लगता है कि बॉलीवुड संगीत से निकल गई है। जी, तो मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई है, 100 मिनट हो गए हैं। तो आज के सत्र को हम नोट पे खत्म कर सकते हैं कि 2021 की तरफ हम ऐसे देखें कि उम्मीद की किरण के सिवा कुछ नहीं यहाँ, इस घर में रोशनी का यही इंतजाम है। तो पीएलएफ ने भी आपके लिए रोशनी का इंतजाम किया हुआ है और 2021 में फरवरी में आपके लिए प्रलेस का ऑनलाइन फेस्टिवल है, जिसके बारे में आप शायद कुछ बता सकें हमारा ये सत्र खत्म करने से पहले। और फिर हम प्रेम जी से निवेदन करेंगे कि उसका वो प्रोमो रन करें, लेकिन उससे पहले अगर आप उस बारे में कुछ बोलना चाहें, क्या प्लान है, किस तरह का है, 2 मिनट अगर आप उसके बारे में बताना चाहें। जी देखिए पवन जी, जैसा कि सब जानते हैं, ये जो दौर, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक बहुत ही खराब वक्त है जिसमें बहुत सारी चीजें खत्म, बंद हो गई हैं, सिनेमा हॉल बंद पड़े, सब चीजें बंद हैं। तो इन हालातों में ये इस बार जो हम पीएलएफ कर रहे हैं वो हम ऑनलाइन करेंगे और ये फरवरी में 6 दिन का होगा, जिसमें 4 संडे और दूसरा और चौथा शनिवार, ये 2 शनिवार और संडे 6 दिन का होगा। और हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि एक प्री पीएलएफ भी किया जाए। तो पवन जी मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद हमें यदि प्लानिंग में आप आते हैं तो प्री पीएलएफ में भी हम एक तकलीफ आपको दे सकते हैं। प्री पीएलएफ मतलब कि जनवरी में हम कोई कार्यक्रम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि फरवरी में ही पीएलएफ है। लेकिन मैं और प्रेमचंद गांधी कल विचार कर रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि जनवरी में हम
जो हर संडे को कार्यक्रम करते हैं, उन्हें प्री पीएलएफ के रूप में कुछ नए ढंग से कुछ चीजें की जाए जनवरी में, तो उसमें भी कोई संगीत का इस तरह का होता है तो अब हम देखेंगे। बाकी यह है कि हम सब लोगों से उम्मीद ये करते हैं, पहली बात तो कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है राजस्थान PWA के नाम से, तो उसे वो जरूर सब लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि पीएलएफ उसी यूट्यूब चैनल पर होगा और उसकी शायद कुछ शर्तें भी हैं कि 1000 लाइकिंग उसमें होनी चाहिए, जो अभी तक उसमें है नहीं। तो खैर स्ट्रीम यार्ड पर जारी तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन मैं हमारे साथियों से अनुरोध करूंगा एक व्हाट्सएप का भी ग्रुप बना सकते हैं जिसपे ब्रॉडकास्ट करके सारी चीजें आप नोटिफिकेशन के रूप में दे सकते हैं। वो बहुत आसान होता है, क्योंकि अदरवाइज आदमी को पहुंचना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे उसके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो बहुत आसान रहेगा। तो हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं एक अच्छा, एक नए फॉर्मेट में, एक पिछला वाला, क्योंकि उत्सव ने पिछली सारी जितनी अपेक्षाएं थी उसको बहुत एक तोड़ के एक नए आयाम स्थापित किए थे। पिछले साल का जो उत्सव था बहुत खूबसूरत था। उम्मीद है इस साल भी वो क्रम जारी रहेगा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी पीएलएफ की टीम को शुभकामनाएं। आप भी पीएलएफ टीम में ही हैं पवन जी, आपको भी, आप अपने को पीएलएफ टीम में शामिल समझें और आपसे भी हम अपन बैठ के बात करेंगे। तो और गजेंद्र को शुक्रिया आज के सेशन में जुड़ने के लिए, और प्रेम जी को शुक्रिया पीछे से संचालन के लिए। और अब उनसे पीएलएफ का प्रोमो अगर वो प्ले करते हैं तो उसके साथ हम ये सब खत्म करते हैं। शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, और इस पूरी संगीत यात्रा में जो 4 कड़ी की संगीत यात्रा थी, इसमें जिस तरह से आप जुड़े, जिस तरह से आप लोगों ने बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोमो सब देख के जाइएगा प्लीज। फुल स्क्रीन कर दीजिए, फुल स्क्रीन। TLF is a very nice and very organized festival. मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये सम्मेलन किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं। पीएलएफ में ऐसा स्पेस यहाँ पर बनाया जा रहा है जहाँ पे लोग खुल के अपनी बात को रख पाए। इसमें 40 से ज्यादा लेखक हैं जो किताबों पर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, और लगभग 60 या उससे कुछ ज्यादा सेशंस हो रहे हैं। जो एडिशन है, तीसरा एडिशन है, इसमें राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, मणिपुरी, इन सब भाषाओं के यहाँ सेशन हो रहे हैं। इसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, इसके अलावा जर्मनी और ब्रिटेन के लेखक भी इस बार पहली बार इसमें शामिल हुए हैं। पीएलएफ का ये जो समारोह है बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण समारोह है, और ये अब हिंदुस्तान के सबसे बड़े समारोह में से शामिल हो गया। और अगर सबसे अच्छे समारोहों की याद करें तो ये इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे अच्छा समारोह है। फेस्टिवल राइटर्स का होगा तो ऐसा होना होगा, जितना भी छोटा है, जितना भी बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट। राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से हर साल आयोजित किए जाने वाले साहित्य उत्सव का चौथा संस्करण
इस बार एक नए रूप में सामने आएगा। PLF के नाम से इसे जाना जाता रहा है, लेकिन अब PLF का मतलब पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल नहीं बल्कि पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल होगा, यानी जनता का साहित्य उत्सव। बेशक इसका नाम बदल गया है, लेकिन इसके उद्देश्य नहीं बदले हैं। हमारा वही मकसद है, आज भी वही संघर्ष है। साहित्य के बाजारीकरण के प्रतिरोध में यह साहित्य उत्सव शुरू किया गया था, जो जनता के साहित्य उत्सव के रूप में आगे भी उसी रास्ते पर चलता रहेगा। इस बार ये साहित्य उत्सव फरवरी माह में आयोजित किया जाएगा, जो 6 दिन का होगा, यानी फरवरी के चारों रविवार और पहला और चौथा शनिवार। इन 6 दिनों में विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसकी आयोजन टीम वही रहेगी जो पहले थी। राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुराज जी के मार्गदर्शन में हम इस काम को अंजाम देंगे। कोरोना काल की आपदा के चलते यह आयोजन अब जयपुर में ऑनलाइन किया जाएगा। जाहिर है कि कोरोना काल में दुनिया के बदलते परिदृश्य और हमारी ज़रूरतों पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा हमारी जिंदगी को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर भी इसमें चर्चा होगी। इस बार नई तकनीक के चलते हमारी कोशिश होगी कि देश विदेश के अधिक से अधिक लेखक इससे जुड़ें। कोरोना काल में आप सुरक्षित रहें, साहित्य से जुड़े रहें और आपका हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।